नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए आपको सीधा पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के बोलपुर में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। वहीं की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। को बता दें, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, अभी अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे पश्चिम बंगाल के बोलपुर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा था। आज उनका दूसरा दिन है और वहीं पर वो लगातार रोड शो कर रहे हैं। जहां पर आप तस्वीरों में भी आपने देखा होगा किस तरीके से वहां पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है और साथ ही वहां पर बीजेपी के साथ साथ जय श्री राम के नारे लगते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही लगातार वहां पर तैयारियों में लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर अब देखना होगा कि आगे जब चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में क्या कुछ खास रहेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। तो आपको बता दें, हमारे साथ टीएमसी से संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही बीजेपी से नेहा शालिनी दुआ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आपको बता दें, पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नेहा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह पश्चिम बंगाल में गए हुए हैं और आज उनका रोड शो है, और उनका रोड शो जिस तरीके से चल रहा है, वहां पर जिस तरीके से कार्यकर्ता समर्थक जो है उनका हुजूम वहां पर देखने को मिल रहा है, तो वाकई कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना वर्चस्व जो है आने वाले चुनाव में लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टीएमसी के लिए आने वाले चुनाव जो है उसमें राह आसान होती हुई नजर नहीं आ रही। हेलो जी शालिनी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आप दोबारा एक बार क्वेश्चन करेंगे? जी, पश्चिम बंगाल में जो अमित शाह का लगातार रोड शो चल रहा है, काफी तादाद में वहां पर समर्थक कार्यकर्ता मौजूद है, कह सकते हैं कि वाकई पूरी तैयारी के साथ गए हैं अमित शाह? जी बिल्कुल, क्योंकि अमित शाह जी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हमने इस बार बंगाल में इतनी मेहनत करी है और बंगाल की जनता ममता बनर्जी से दुखी भी बहुत है, क्योंकि वो बड़ी सिलेक्टेड सी राजनीति कर रही है। जी, मतलब सिलेक्टेड ऐसे कि जब दुर्गा पूजा की बारी आती है तो कुछ और करती हैं, जब मुहर्रम या ईद की बारी आती है तब कुछ और करते हैं। तो यहाँ पर जनता उनको समझ रही है कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है। दूसरा, जय श्री राम के नारे से उनको इतनी नफरत है कि कोई जय श्री राम बोलते तो उसको जेल करवा देती हैं। जी, तो ऐसा जो है जनता जान चुकी है कि असल में ममता दीदी का असली चेहरा क्या है, और इस बार सरे से उन्हें निकाल देंगे जनता। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को, आप देखेंगे पिछले 2 वर्षों में तकरीबन 100 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल और मारे जा चुके हैं। तो ये कैसी राजनीति है, कितनी गंदी राजनीति है, जिसमें आप मारपीट तक, मतलब जान तक किसी की ले सकते हैं, क्योंकि आपकी विचारधारा सेम नहीं है। बस इस वजह से आप उस बंदे को मार दोगे जान से। तो ममता दीदी की कुल मिला के शालिनी जी, आप ये कहना चाहती है कि वाकई वहां पर फिलहाल जो ममता बनर्जी की सरकार है उससे वहां के लोग खुश नहीं हैं, और साथ ही क्राइम को लेकर भी आपने बात कही है कि अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो वो भी काफी लचर स्थिति में वहां पर फिलहाल नजर आ रही है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी संजीव जी।
आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गए हुए हैं और आज सुबह से ही लगातार कई कार्यक्रम थे उनके, फिलहाल वो वहां पर रोड शो कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है और साथ ही अगले साल वहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि वाकई ही राजनीति को चमकाने के लिए या इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान में हर पार्टी के उस विजन की दरकार है जो उनकी सरकार बनाने के लिए जनाधार को बढ़ाने में मदद करे। और उसी की अगली कड़ी थी जो कल हमने देखा, और कई लोगों के बारे में जिनके बारे में चर्चा हो रही है वो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नजरों में यही लोग जब दूसरे किसी पार्टी में होते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, निकम्मे होते हैं, कर्तव्य विमूढ़ रहने वाले होते हैं, कर्तव्यहीन होते हैं। लेकिन जब वो वापस आ जाते हैं, और एक चीज और मैं बता दूं, निश्चित तौर पे जिन लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है उनका जनाधार है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कोई अंतर नहीं होता? हम खूब जानते हैं, हमने देखा है। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो एक वो भी दौर देखा है जब राज ठाकरे को जब बाहर वो निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शिवसेना का किला ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन राज ठाकरे के निकलने के बाद में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। शिवसेना अपने अस्तित्व पर कायम है। तो जो क्षेत्रीय छत्रप जो होते हैं उन लोगों के बीच में से ऐसे लोग जो हमेशा सत्ता के करीब होते हैं, वो सत्ता परिवर्तन की छोटी मोटी भी आहट यदि उनके जहन में आ जाती है तो वो पाला बदलने में माहिर होते हैं। जब आपको इतनी ही अकुलाहट थी, बेचैनी थी, छटपटाहट थी, तो आप वक्त रहते पहले ही आप अपना बदलते और उस पार्टी से मोह भंग होना चाहिए था। लेकिन लगातार आप सत्ता में रहे और ऐन मौके पे तो ये चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को अपने खेमे में लाई है और उनके आधार पर यदि वो ये कहने का प्रयास कर रही है कि अब हम बंगाल में किला फतह कर लेंगे, तो वो ये समझने में भूल कर रही है कि, फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अंतर होता है। यदि उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमने पिछले लोकसभा में हमारे वोटों के प्रतिशत में इजाफा हुई है, तो ये गलतफहमी है कि ये जितने वोटों में इजाफा होता हुआ उनको दिखाई दे रहा है वो ट्रांसफर हो जाएगा विधानसभा में। दिल्ली का उदाहरण आप देख लें। दिल्ली में हमने देखा है कि किस तरह से विधानसभा के लिए वही लोग किसी और को वोट देते हैं और लोकसभा के लिए वही लोग किसी और को वोट देते हैं। लोग दोनों एक ही होते हैं। लेकिन इन सबों के बीच में महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल की जनता पिसती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यह बात बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी को भी 10 साल दिया गया है और ममता बनर्जी ने यदि मन मुताबिक कुछ रिजल्ट नहीं दिए हैं तो सरोकारी मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए थी और सरोकारी मुद्दों पर सवाल जवाब होने चाहिए थे। लेकिन दुर्भाग्य है बंगाल की जनता का कि इस इलेक्शन में अब वही बातें, एनआरसी की बात होगी, ध्रुवीकरण की बात होगी, राष्ट्रवाद की बात होगी, वैसे मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उस पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लाने का प्रयास करेगी और उसको उसको घेरने का प्रयास करेगी, लड़ेगी। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि जय श्री राम का नारा आप हमें नहीं लगाने देंगे। अरे तो कौन रोकता है? आप जय श्री राम का नारा लगाइए। लेकिन जब किसी इंटेंशनली किसी को डिस्टर्ब करने के लिए आप ये नारा लगाते हैं, किसी को इरिटेट करने के लिए नारा लगाते हैं, तो फिर राम के प्रति आपका आदर नहीं हो जाता है, आप उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी, आपके पास लौटूंगी। संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा जी आपके पास में आऊंगी। पैनल पर और भी लोग हैं, पहले मेरे को एक बार संजय जी के पास जाने दीजिएगा। संजय जी, जिस तरीके से अभी लगातार आप बातें सुन रहे होंगे, संजीव जी की ओर से बात कही गई है कि वाकई हमेशा जब चुनाव होता है तो वहां की जो जनता होती है वो ये उम्मीद करती है कि वाकई इस बार का चुनाव जो है वो विकास पर लड़ा जाएगा या फिर जो भी मुद्दे हैं आम लोगों के उन पर लड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बंगाल की राजनीति की बात करें तो बंगाल की राजनीति बिल्कुल उलट नजर आ रही है। वहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं भी कोई भी नेता के मुंह से ये बात अभी तक नहीं सुनी गई है कि इस क्षेत्र में ये विकास नहीं हुआ, इस वजह से हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर ये विकास किया जाएगा। देखिए, संजीव कौशिक जी बहुत अच्छे एक बात बोले हैं जी। इलेक्शन एक स्टैटिस्टिक के ऊपर में इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। चुनाव आपके बात से नहीं होता, चुनाव एक मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसकी बेसिस होता है। जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसको भारतीय जनता पार्टी का 18 सीट मिला था, तो 118 विधानसभा में उन लोग आगे थे। हम लोग को 22 सीट मिला था, हम लोग को 168 सीट से हम लोग आगे थे जी। ठीक है, मैं आपको बता रहा है, स्टैटिस्टिक की बात होगा। अगर चुनाव का जब बात होगा तो स्टैटिस्टिक की बात होगा, बाद में कौन किया नहीं किया वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो मेरे पहले 39% वोट था, मेरे को 41%, 2% वोट बारा है। और भारतीय जनता पार्टी का 17% वोट था, वो आके 39% में आके अटक गया है। क्यों अटक किया था? किस तरफ से वोट पोलराइजेशन हुआ था, इसके बारे में जानकारी लेना सबसे बड़ी जरूरत है। इसमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ा था। कम्युनिस्ट को 26% वोट था और कांग्रेस को 10%। आपको मालूम है 3 डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस बहुत
हम लोग से भी स्ट्रॉन्ग थे वहां पर, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर। क्यों? यहाँ पर जो मुस्लिम बेल्ट है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मुस्लिम लोग, यहाँ पर माइनॉरिटीज में मेजोरिटीज है। उस हिसाब से ये आजादी के बात तो यहाँ पर एक ही रस्म आता है। देखिए गोलीकांत चौधरी कहाँ से चुनाव जीतता है? मालदा से जीत के आता था। कभी भी जितना दिन उसको भाई भी अभी चुनाव जीता है। आजादी के बाद तो वो चीज कभी भी कांग्रेस को हाथ से अभी भी नहीं गया है। ठीक है, तो अभी कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों अलायंस कर लिए हैं, 26% वोट था जो इनको वोट था, और कांग्रेस को जो था टोटल इन लोगों को मतलब 20% वोट इनको पास डाइवर्ट हो गया था। और 2% आपको मानो फ्लैक्चुएट वोट होता है। फ्लैक्चुएट कैसे रहता है? जनता जनार्दन कभी इधर कभी उधर होता है, वो आपको मानो वोट की हिसाब से होते रहता है। आपको मतलब हम भी लेकिन संजय जी, इस बार का चुनाव जो है वो किन मुद्दों पर रहेगा? वो वाकई मुद्दों पर रहेगा, विकास पर रहेगा, या फिर वाकई जिस तरीके से फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण वहां बंगाल में बनते हुए नजर आ रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, यहाँ पर ये काम काज सही ढंग से नहीं किया गया, या जिस तरीके से दल बदल की राजनीति चलती हुई नजर आ रही है आने वाले दिनों में? जी देखिए, मैं एक चीज आपको बताता है, मैं विकास के मुद्दे पर बात हम राम रहीम के मुद्दे पर बात नहीं की। हमने क्या किया? मैं आज जो नरेंद्र मोदी जो 6,000 रुपया साल में दे रहा है किसान लोग को, मैंने किसान क्रेडिट कार्ड 2011 में दिया है। 1 से 5 लाख रुपया तक वो क्रेडिट कार्ड का सुविधा उसमें ये होता है इनको। और दूसरे नंबर हमने कहा दिया उसको किसान बीमा का होता है। देखिए पहले जो आपको मैं बताता है, नेचुरल में भी कभी कभी देखिए कभी बारिश ज्यादा होता है, कभी बारिश नहीं होता है। इस कारण फसल नहीं होता, अनाज नहीं होता, मिट्टी फट जाता है, और बारिश हो तो बाढ़ आ जाता है। फिर मतलब जानवर के तरफ से कुछ भी हानि हो तो उसके लिए हम किसान बीमा दिया। किसान को खाली किसान मंडी दिया। किसान मंडी को मतलब क्या? मतलब कोल्ड स्टोरेज। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं संजय सरकार की वाकई आपकी सरकार। मेरे को पूरा खत्म करने दीजिए। ठीक है, मेरे को खत्म करने दीजिए। ठीक है, पैनल पर और भी लोग हैं सर, अगर सारा वक्त मैं आपको दे दूंगी। 2 मिनट ठीक है, कंप्लीट करिए आप। ठीक है, प्लीज 120 मिनट ओनली। ठीक है, मैं चीज आपको बता रहे हैं। हमने दिया कन्याश्री दिया, क्लास 5 से क्लास 12 क्लास तक जो पढ़ते उसको 800 रुपये महीना मिलता। 12 देखिए संजय जी, आपको ये बातें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप लोगों की ओर से अगर वाकई कामकाज किए गए हैं तो आने वाले चुनाव में जनता आपको दिखाई देगी कि वाकई आपकी ओर से कितने कामकाज किए गए हैं। ठीक है संजय जी, आऊंगी। संजय जी, और भी लोग हैं, संजय जी आऊंगी आपके पास। नेहा जी, आप अपनी बात रखिए। और उससे पहले नेहा जी, एक सवाल मेरा भी, जो अभी आपसे संजीव जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि वाकई जितने भी भ्रष्ट नेता है अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तब वो भ्रष्ट नहीं दिखाई देते, तब ऐसा लगता है कि वाकई वो बहुत दूध के धुले हुए हैं, वाकई उनसे अच्छा कोई नेता नहीं है। सही बात बोला संजय। संजय जी, अगर आप इसी तरह बोलते रहेंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुन पाएगा। एक बार शालिनी जी की बात सुन लेते, वापस आपके पास आऊंगी। जी तो शायद मैं उनकी यादाश्त पे थोड़ी रोशनी डालूंगी कि वही शुभेंदु है जिन्होंने टीएमसी की नींव रखी, ममता बनर्जी खड़े थे, जो अपने विधायकों को लेकर अब भाजपा में आए हैं, क्योंकि यही खड़े हुए थे। इन्होंने ही टीएमसी को स्ट्रॉन्ग बनाया। वो रीढ़ की हड्डी टीएमसी की थी। मैंने नहीं चोर बोला होगा आपको। सिद्धार्थ सिंह तो टीएमसी कहाँ बची? देखिए ममता बनर्जी कितने नहीं बोला, आप चोर बोला था। चोर को आपको कैसे जरूरत पड़ गया जी? नेहा जी, आपको कैसे जरूरत पड़ गई चोर को? मैं बिल्कुल बात करूंगी मैडम, आप इनको चुप करेंगे। चलिए मेरी बात भी सुन ले। ठीक है नेहा जी, आप अपनी बात रखिए। आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी को लोग क्यों वोट देंगे? ताकि पूरा बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में आ जाए। वो तो हर किसी को ऐसे नागरिकता बांट रही है, वहाँ के बांग्लादेशियों को ऐसे ला रही है हमारे देश में, जैसे कि हम लोग मूंगफली नहीं बांटते सर्दी में, वो मूंगफलियों की तरह नागरिकता दे रही है। आओ नागरिकता लो, मैं तुम्हें ये दूंगी और मुझे वोट दो। नेहा जी, आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए आपको और भी वक्त दिया जाएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि जो भी नेता टीएमसी के थे वो भारतीय जनता पार्टी में अब आए हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार ये आरोप लगता रहता है, ऐसा नहीं है ये पहले चुनाव है, तमाम राज्यों में चुनाव हुए। जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उन राज्यों के अगर विपक्षी पार्टी के नेता आपके पास आते हैं तो वो एकदम सही हो जाते हैं। ये बांग्लादेश बना देंगे, ये बंगाल को बांग्लादेश। नेहा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? नेहा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। नेहा जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो दूसरी पार्टी में नेता थे वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो एकदम दूध के धुले कैसे हो जाते हैं? बस ये सवाल है मेरा आपसे। नहीं दूध के धुले, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर वो भ्रष्टाचारी है, अगर वो खराब है तो बताइए ना, प्रूफ कीजिए। हम तो कह ही नहीं रहे कि कोई भी दूध के धुला है, लेकिन आप प्रूफ कीजिए ना। अगर आप उसको गलत कह रहे हैं, आप चैनल पे बैठ के
एंकरिंग कर रही हैं। अगर मैं आप पे कोई भी ब्लेम लगा दूं तो मुझे उसके लिए प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि मैं आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रही हूँ, या ऐसी हवा हवाई बात करने की आदत ममता बनर्जी को पड़ गई है। उठ के बात करने की तमीज नहीं है। जब हमारे जेपी नड्डा जी वहां गए तो कहती है नड्डा बड्डा बड्डा, ऐसे ऐसे कोई बोलते हैं? ये कोई तमीज है? इससे पता लगता है कि हम पांचवी। तो नेहा जी, आप मानती है कि आने वाला चुनाव जो है वो भी एक तरह से आरोप प्रत्यारोप जो आप लोग फिलहाल यहाँ पर बैठकर लगा रहे हैं, इन पर ही लड़ा जाएगा? क्योंकि इतनी देर मुझे हो गई आप लोगों से बात करते हुए, एक भी विकास का मुद्दा, जनहित का मुद्दा किसी में, आप दोनों में से किसी ने भी एक बात ऐसी नहीं कही है कि वाकई इस बार उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि पिछली सरकारों में वो कामकाज नहीं किए गए, तो इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम वो काम करेंगे। सबका विकास, हमारा तो नारा ही यही है, सबका साथ सबका विकास। इन लोगों का नारा ही है। आती हूँ संजय जी, आपके पास भी आऊंगी मैं। हमारा तो सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा हमने ही दिया है और हम इस चीज पे बिलीव भी करते हैं। लेकिन आप नहीं करते, आप उस खास का बस विकास करना चाहते हैं। आप बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता देकर यहाँ पर अपनी वोटिंग करवाना चाहते हैं। क्यों नहीं? ठीक है, आप दोनों को मैं बाद में वक्त दे दूंगी आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। फिलहाल यहाँ पर हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण रह सकते हैं, और साथ ही जिस तरीके से फिलहाल बंगाल की राजनीति जिस तरीके से देखने पर नजर आ रही है कि तमाम टीएमसी के नेता जो है वो लगातार पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई वहां पर टीएमसी की सरकार ना होकर किसी दूसरे दल की सरकार बनती हुई नजर आएगी। आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बाद में लगा लीजिएगा। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से तमाम बातचीत चल रही है, आप लगातार इसको सुन रहे हैं, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी का कद जो पश्चिम बंगाल में है, उसके कंपैरिजन में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके पास शायद कोई ऐसा नेता नहीं है, और जो एक दो स्थानीय नेता हैं वो भी हिंदी भाषी है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं इस बात की चुनौती या इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उनको आज कहते हैं ना सामंजस्य बैठाने में टाइम लगेगा कि वाकई पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल की जो लैंग्वेज है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, यहाँ के लोग जो है वो हिंदी भाषी है, तो कहीं ना कहीं वाकई तालमेल बैठाने में उनको प्रॉब्लम होगी। देखिए, इलेक्शन के वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने नेशन को गढ़ने में कामयाबी पा जाती है। शुरुआती दौर से ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर बंगाल में अपने उपस्थिति को दर्ज कराने का प्रयास कर रही है, और ममता दीदी से एक चूक बार बार हो जा रही है। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष सदस्य नेता यदि दिल्ली से कूच कर रहे हैं बंगाल की तरफ, या लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, ये एक मैसेज आता है कि आप जाति करना चाहती हैं और आपको ये भय सता रहा है कि शायद सरकार बदलने वाली है। यह सुनिश्चित करना होगा ममता दीदी को कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे इस तरह से, चूंकि राजनीतिक मामला है, राजनीतिक लड़ाइयां चलती रहेगी। हालांकि बंगाल के चरित्र में ही चरित्र रहा, वहाँ रक्तपात और हिंसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आम चीज है वहाँ पे इलेक्शन के वक्त में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी भी आप भी सुन रही हैं और आपने भी बीच में ये बात कहने का प्रयास किया कि मूलतः इसमें बंगाल की जनता पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है कि उसके सरोकारी मुद्दों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यदि एनआरसी और बांग्लादेशियों को यदि बांटने की बात हो रही है कि आप उनको नागरिकता बांट रही हैं, तो हम और आप खूब जानते हैं कि बॉर्डर के सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होती है? बीएसएफ की होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी ये सब केंद्र सरकार के हिस्से में आता है। तो आखिर ये इतनी लचर व्यवस्था कैसे है कि वो अंदर आ गए? यह भी सही है कि एनआरसी के द्वारा यदि उनको एक पहचान करने की जो बात है और निकाल के फेंकने की बात है, ये इलेक्शन में एक पक्ष कहेगा कि नहीं हम निकाल के फेंक देंगे और दूसरा पक्ष कहेगा कि हम नहीं निकालने देंगे, इनको हमने नागरिकता दी है या बता दी है, इनके 3 पुस्तकों ने यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप यदि निकाल भी देंगे तो कहाँ निकाल के फेंकेंगे? किसी अन्य राज्य किसी अन्य देश से आपका ऐसा कोई समझौता है कि हम निकाल के फेंक देंगे? आप अपने घर का कचरा किसके दरवाजे पर फेंक देंगी? तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जो इलेक्शन के वक्त में बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं और नहीं सुलझने जा रहा है। लेकिन फिर भी इसकी चर्चा होगी क्योंकि वोट बैंक दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, ध्रुवीकरण दोनों तरफ की बात होगी। और इसमें एक और फैक्टर अभी आने जा रहा है जिसको यहाँ लाने का प्रयास किया गया है, ओवैसी फैक्टर भी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये भी अपने दमखम के साथ, जिस तरह से बिहार में इनको एक बार अभी वर्तमान में पिछले इलेक्शन में जीत मिली है, उससे उत्साहित होकर के ये भी पहुंचेंगे। और ये आने के बाद में वाकई यदि ये, हालांकि बिहार और बंगाल के दोनों के जगह के राजनीति में अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, तो वहां पे जाने के बाद में वैसे यदि अपने मतदाताओं को या ये जो खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो जाते हैं, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए एक माइनस पॉइंट ये रहेगा।
और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि एक ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बना दिया जाए। बिल्कुल, और वैसे भी संजीव जी अगर बात करें ओवैसी की, तो ओवैसी पर की पार्टी पर और उस पर खुद पर ये आरोप हमेशा लगते रहते हैं कि कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट वे से भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है संजीव जी, आपके पास लौटूंगी, चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको सीधा पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। ये जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है, वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये कोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। अगली बार जब चुनाव आए और आप कमल के स्थान पर बटन दबाओगे, मैं आपको वादा करने आया हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ये बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को शासन मिला, विकास के रास्ते पर वो राज्य चल पड़े। बंगाल विकास के रास्ते से भटक गया। आप लोगों ने मेरी सवाल का हाँ या ना में जवाब देना। आजादी के बाद 30-40 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ भाई। दिया ना? जरा बोलो, दिया ना? मित्रों, इसके बाद में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन चला या नहीं चला? और 10 साल ममता दीदी का शासन चला या नहीं चला? विकास हुआ है क्या? शांति है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? हिंसा कम हुई है क्या? कारखाने लगे हैं क्या? बेरोजगारी घटी है क्या? मैं आपको वादा करता हूं, कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर, मुझे बताइए भोजपुर वाले, कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? ममता सरकार उखाड़ फेंकोगे ना? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकोगे ना? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। सभी का मुझसे बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप पश्चिम बंगाल के बोलपुर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं और आज उनका दूसरा दिन है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें तमाम मेहमान लगातार चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से अभी तस्वीरें देख रहे थे और अमित शाह वहां पर संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से सोनार बांग्ला का जिक्र किया है और जिस तरीके से वहां पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा था, कार्यकर्ता जिस तरीके से वहां पर नजर आ रहे थे, क्या लगता है ये मोदी लहर, ये भगवा लहर, इससे रोकना कितना कामयाब आप लोग इसमें साबित होंगे?
देखिए, ये रिजल्ट सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा है कि बिहार के इलेक्शन में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जनसभाओं में भीड़ उमड़ी थी, उस तरह से यदि वो वोटों में परिणत हो जाए तो फिर कहना क्या, अकेले अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाती। लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितना आक्रामक होकर भारतीय जनता पार्टी इस बंगाल के चुनाव को लड़ने का प्रयास कर रही है और एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है, निश्चित तौर पे इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या वो इतना फर्क पड़ेगा कि वो 200 पार कर जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा हक है, अधिकार है ये कहने का और पूरी रणनीति बनाने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से अब आने वाले दिनों में, मैंने कहा कि आने वाले दिनों में अब ये लगातार इस तरह के दौरे आपको देखने को मिलेंगे और बंगाल में लगातार आक्रमण करने की। ठीक है संजीव जी, आपको बीच में रोकूंगी। संजीव जी, सेम सवाल मेरा आपसे है। देखिए, मैं कहना चाहेंगे अमित भाई का तबीयत ठीक नहीं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ पहले अमित भाई को तबीयत ठीक हो जाए और परिवर्तन बोलते बोलते खुद परिवर्तन ना हो जाए, फिर उखाड़ के फेंकने वाला बोले खुद उखाड़ के फेंक ना जाए। ठीक है, मैं आपको स्टैटिस्टिक दिखा रहे हैं। मेरा बहन स्नेहा को भी जानकारी होना चाहिए, नेहा जी को भी, मेरा बहन जो है वो बैठी हुए हैं उनको भी। मैंने जो 77,000 बूथ था, 77,000 बूथ था वहां पर, 77,000 बूथ में हम लोग 47,583 बूथ में हम लोग आगे था। उसको मतलब 47,583 बूथेस में हम लोग आगे थे 77,000 बूथ में। ठीक है, आपको बता रहे हैं। और दूसरे नंबर बात है, मेरे स्नेहा बहन को जानकारी नहीं है बॉर्डर देखने की जिम्मेवारी। संजय जी, आपको नहीं लगता कि फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, हम इस मुद्दे पर बात कर लें? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ता है कि वो होम मिनिस्टर को अंडर में पड़ता है, वो अमित शाह का अंडर में पड़ता है। अगर कोई बांग्लादेशी घुसता है उसके लिए जिम्मेवारी। सर, मैं सवाल क्या कर रही हूँ संजय जी, आप जवाब क्या दे रहे हैं? ठीक है, आऊंगी आपके पास। नेहा जी, आप अपनी बात रखिए। मेरे बात करना ना। आती हूँ सर, संजय जी आती हूँ आपके पास। नेहा जी, आप अपनी बात रखिए। आप अमित शाह को देखने का जरूरत है, होम मिनिस्टर को। हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मार दिया जाता है, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। आप हमें दे दीजिए ना राज्य, तो हम पूरी जिम्मेवारी से निभाएंगे। आपको जानकारी लेनी आप चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन करवाते हैं, जानकारी ले लीजिए ना। आप दफ्तर ये सब किसको हाथ में रहता है, आपको करवाते हैं और नाम बहुत जरूरी केंद्र नहीं है जो लगा रहे हैं। अब केंद्र सरकार की नजर आप लोगों पे है और जो वहाँ के देशवासी, जो वहाँ के बंगला लोग हैं, वो समझ चुके हैं, वो हिंसा की राजनीति नहीं चाहते। बताइए, बांग्लादेशी लोग कैसे बॉर्डर से इंडिया में आ जाएंगे, ये बताइए। अरे आपकी कैसे आ जाएंगे बॉर्डर से? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करा रही है, बॉर्डर स्टेट पुलिस तो नहीं देखते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखते हैं मैम। बिल्कुल देखते हैं, लेकिन राज्य की सरकारें भी तो, पुलिस और प्रशासन तो वहाँ पर उन्हीं राज्य सरकारों के अंडर में होता है ना। तभी तो आपके डीआईजी और डीजी को बुलाया गया दिल्ली में, क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं करने देते ना, उन लोगों के ऊपर प्रेशर बना के रखते हो, आप लोगों के साथ मिले हुए होते हैं। मेरे छोटे से सवाल है स्नेहा बहन के पास। स्नेहा बहन, मैं एक चीज आपको पूछने चाहते हैं, एक चीज बताइए, बॉर्डर देखने का जिम्मेदारी तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो होम मिनिस्टर के अंडर में पड़ता है ना। और उसको एनआईए और आईबी का रिपोर्ट रहता है, एनआईए आईबी दोनों होम मिनिस्टर के अंडर में पड़ता है। और रॉ जो रहता है, रॉ प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर के अंदर पड़ता है। रॉ रिसर्च एनालिसिस इन भारत का सबसे बड़ा खुफिया एजेंसी है। आप मुझे बताइए, ये सब के बावजूद बांग्लादेश कैसे इंडिया में आता है, ये बताइए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। बांग्लादेशी कैसे आते हैं ये आपको भी पता है। आपके बॉर्डर से लगे हुए इलाकों के सांसद आपके हैं, पार्षद आपके हैं, उनको घुसवाते आप लोग हैं, पुलिस और उनके ऊपर प्रेशराइज करके। तभी तो घुसपैठ कहा मैंने कि उनको घुसपैठियों को आप घुसपैठ करवाते हैं। हमारी सरकार होगी तो कड़े नियम होंगे। राज्य सरकारों के हाथ में भी तो कुछ होता है, केंद्र के हाथ में माना बॉर्डर की जिम्मेवारी होती है, लेकिन जिन राज्यों के साथ लगे होते हैं, बॉर्डर एरिया होते हैं, ठीक है शालिनी जी, संजय जी, मुद्दा ये नहीं है कि घुसपैठ कहाँ से हो रही है, किसके अंडर है। सवाल ये है कि जिस तरीके से अमित शाह फिलहाल बंगाल में शक्ति प्रदर्शन जो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, घुसपैठी को मैटर क्यों बोलेंगे, वो क्यों बोलेंगे? तब घुसपैठी को मैटर, अरे आप देखिए, आप एक एक करके बात करिएगा। अभी जैसे लोगों ने ममता बनर्जी की हिंसा की राजनीति को नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है, क्योंकि बंगाल में शुरू से हिंसा की राजनीति को ही प्रायोरिटी में रखा जाता है। जब से ममता सरकार वहां आई, आप देखिए हिंसा ही हिंसा, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हो,
चाहे आम लोगों को मारा जा रहा हो या हिंसा की राजनीति होती है। लोग तंग आ गए अब हिंसा की राजनीति से, वो सुख और चैन की नींद सोना चाहते हैं। बंगाली लोग चाहते हैं कि हम आराम से रहें, हिंसा से दूर रहें, हमारे बच्चे हिंसा वाले माहौल में ना रहें। और ये भाजपा सरकार उनको प्रॉमिस कर रही है कि हम आ गए तो वह हिंसा की राजनीति खत्म हो जाएगी, विकास होगा। ठीक है शालिनी जी, ठीक है। संजय जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद संजीव जी आपके पास आऊंगी। ठीक है संजय जी बोलिए। नहीं, एक चीज हम बोलेंगे, हम लोग चाहते हैं बंगाली लोग बाहर के आदमी आके यहाँ डिस्टर्ब ना करें। जैसे अमित शाह जैसे और जेपी नड्डा जैसे गुंडा लोग यहाँ पर आएंगे, गुंडा लोग आके यहाँ पर दंगा फसाद का कहानी बोलेंगे। सर आपको नहीं लगता कि बाहर के लोगों को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर इतनी शांति आपके प्रदेश में होती? हाँ बिल्कुल शांति है। ये लोग अनाप शनाप पीस देता है। भारतीय जनता पार्टी को जो अध्यक्ष है बंगाल का, उसका नाम दिलीप घोष है। दिलीप घोष बोलता है बंगाली लोग चोर की तरह, फिर बंगाली को कैसे बोलते हैं बंगाली चोर की तरह? बंगाल में बंगाली। ठीक है संजय जी, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि मिदनापुर की रैली से जब 2 समर्थक या कार्यकर्ता वहां से वापस लौट रहे थे तो कल उन पर भी हमला हुआ था, उसके बाद फिर टीएमसी पर फिर से आरोप लगा। और ऐसा नहीं है ये पहला आरोप है, तमाम दिनों से लगातार इस तरीके के आरोप टीएमसी पर लगते रह रहे हैं। 3 वोट हो चुका है, आपको मालूम है पूजा जी? 3 वोट है वहाँ पर, 3 वोट। अभी का पहले था मुकुल रॉय, दिलीप घोष। चलिए ठीक है, मैं संजीव जी के पास जाना चाहूंगी। दोनों आप ठीक है, आप दोनों की बात बाद में सुनूंगी मैं। संजीव जी जिस तरीके से फिलहाल लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये जानना चाहूंगी। मटुआ समुदाय का काफी जिक्र किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में मटुआ समुदाय जो है वो किसी के पक्ष में चला जाए तो उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। तो जरा आप मुझे इस बारे में एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए कि मटुआ समुदाय का इस बार क्या कुछ रुख आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं शुरू से ही जो घटनाक्रम सामने दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसे सामान्य चुनाव के तौर पे नहीं दे रही है। पूरे साम दाम दंड नीति भेद जो कुछ भी वो अपना आजमा सकती है, चुनाव में जो वो करती चली आई है वो पूरे ताकत के साथ। यदि ममता दीदी को अपने किले को बचाना है या अपने सत्ता को बचाने की कवायद करनी है तो उनको इनके राजनीति को समझनी होगी और ये वो सारी कवायदे करेंगे। अब लगातार इस तरह से आक्रमण, और जिस समुदाय के बारे में आप बात कर रही हैं, ये जरूरी नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि पिछले इलेक्शन के जो रफ्तार या जो वोटों के परसेंटेज के इजाफा में जो आई है उसको देख करके उत्साहित जितना भारतीय जनता पार्टी हुई है, ये जरूरी नहीं है कि इस विधानसभा के चुनाव में भी वो परिणत वैसे ही हो जाए। जी बिल्कुल, जैसे लोकसभा में आए थे। कई बार नेहा जी आप उन्हें अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। एक बार उन्हें बात कंप्लीट करने दीजिए। सुब्रत ठाकुर जो है जनवरी महीना में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मालूम है। ठीक है संजय जी, ठीक है ठीक है। संजय जी दिक्कत आपके साथ क्या है ना कि जो मैं सवाल पूछती हूँ उसका तो आप जवाब देते नहीं है मुझे। आप ठीक है संजीव जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपनी बात रखना जानती हैं। नेहा मेरी बहन वो बहुत तेज तर्रार वक्ताओं में से है और वो अपनी बात रखती हैं, बहुत तरीके से रखती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और इन्हीं जैसे कार्यकर्ताओं के बदौलत भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। हम ये कह रहे हैं कि यदि ममता दीदी को अपने घर को बचाना है या अपने सत्ता को बचाना है तो वो सारी उसी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो नई तरह की पॉलिटिक्स है। वो आपके नब्ज को, वो शतरंज के खिलाड़ी के जैसे एक चाल चलने के बाद में उनको पता है कि 3 चाल के बाद में हमें कहाँ पहुंचना है। और ये इतनी समझ यदि ममता दीदी रखती है कि वो चाल कौन सा चल रहा है, वो कहाँ जाके गिरने की बात है, जिस तरह से वो गए और अमित शाह जी आज का दौरा जिस तरह से रहा और प्रतीकात्मक जो प्रतीकों की राजनीति करने में माहिर भारतीय जनता पार्टी की, किसी एक महापुरुष को लेकर के, किसी एक जगह को लेकर के, किसी स्थान को लेकर के, ये राजनीति अब इसके काट को, हालांकि ममता बनर्जी को भी कमजोर आंकना बेवकूफी कही जाएगी और फैसला जनता करेगी। तो हम तो अपना सारा बहुत ज्यादा भीड़ होता है, मालूम है आपको? और ना हमने ममता संजीव जी मेरा आवाज आपको आ रही है? जी सुन रहा हूँ जी। मेला देखने के लिए और सर्कस देखने के लिए आदमी को बहुत सारे भीड़ होता है। वो कर रही है मेला देखने के लिए और सर्कस देखने के लिए आदमी को बहुत सारे भीड़ होता है। आम लोग जो मारे संजय जी ये जनता तय करेगी, यही तो हम लगातार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता तय करेगी। जनता वोटिंग करने के लिए जब जाएगी तो वो वाकई तय करेगी इस बात को कि उनके राज्य में किस पार्टी की ओर से कितने कामकाज किए गए हैं। यहाँ पर बैठकर आप और मैं तय नहीं कर सकते कि किसने अच्छा काम किया है किसने नहीं। हम सिर्फ अपना पक्ष रख सकते हैं यहाँ पे। आदमी बहुत जाता है, मालूम है आपको?
पूजा जी। तो आपको लगता है कि वहाँ पे सर्कस चल रहा है? संजय जी, आपको लग रहा है कि अमित शाह वहाँ पर सर्कस दिखा रहे हैं, इस वजह से मेला लग रहा है वहाँ पर जो भीड़ गई हुई है? भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सर्कस चल रहा है वहाँ पर। अच्छा ठीक है, नेहा जी जवाब दीजिए इस बात का, अमित शाह सर्कस करने गए वहाँ पर? मेला चल रहा है, सर्कस चल रहा है, सर्कस देखने के लिए आदमी तो आ ही जाता है। अब जवाब तो सुन लीजिए संजय जी। संजय जी आपने तो बोल दिया ना सर्कस हो रहा है, जवाब सुन लेते हैं अब। बोलिए। मैं तो यही कहूंगी, जनता जो है वो हिंसा की राजनीति से दुखी आ चुकी है, और ये ममता बनर्जी का नया नाम है हिंसा बनर्जी, क्योंकि जब से वो वहाँ बंगाल में आई है उन्होंने हिंसा ही हिंसा तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। वो तो उसामा बिन लादेन की भी बहन से भी ऊपर मां निकली, क्योंकि उन्होंने सर मुद्दे से मत भटकिए संजय जी, हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में इतने बहुत सारे फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं उनसे ही बात निकल कर सामने आती है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है पश्चिम बंगाल पर बात करने के लिए। पश्चिम बंगाल के अंदर में नहीं, पश्चिम बंगाल के बाहर के हैं, इसके लिए उसको बाहरी बात भी थोड़ा बोलना पड़ता है। संजय सर बात वही है ना कि अगर आपके राज्य में इतनी ही शांति होती तो फिर बाहर के लोगों को आने की जरूरत ही नहीं थी, अगर इतने अच्छे से कामकाज आप लोग कर रहे होते। आप पूजा जी ये बताइए, आप मेरे यहाँ पर रोज कितना रेट होता है, रोज कितना बैंक डकैती होता है? अच्छा संजय, ठीक है संजय जी, अच्छा मेरा सवाल सुनिए आप। संजय जी मेरी आवाज सुन रहे हैं ना आप? मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर आपको लगता है कि वाकई आपके राज्य के अंदर इतनी शांति है, इतने भाईचारे से वहां पर कामकाज किए जा रहे हैं, तो पहला सवाल तो ये कि वहां से इतनी हिंसा की खबरें क्यों आती है, और दूसरा टीएमसी में अगर सब चीजें इतनी ही सही है तो आपके विधायक छोड़ छोड़कर दूसरे पार्टी में क्यों जा रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में 3 वोट हो चुका है, 3 वोट हो चुका है। एक है, एक दिलीप घोष, 2 मुकुल राय, अभी तीसरा शुभेंदु अधिकारी। आप बताओ ना, लड़ाई चालू हो गया। आज वर्तमान में खबर ले लीजिए। नेहा जी मैंने उनसे सवाल किया, एक बार वो सवाल का जवाब ले लेते हैं संजय जी से। लड़ाई करके कोई मरते हैं, हत्या होते हैं तो तृणमूल कांग्रेस को बता देता है, और प्रेमिका किसी को किस संतुष्टि नहीं होता है तो क्योंकि वो यही चाहती है, उनको जहाँ कहीं आग या लड़ाई करानी हो या किसी को जेल में कराना हो या तो किसी को संजय जी जान आप से ये कहेंगे कि मारना आपकी हो, पार्टी से तो जो उन्होंने कुछ विधायक बागी हो रहे हैं, जो हैं दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ता आपको आने वाले चुनाव में? क्या देखिए, समुद्र से एक लोटा पानी निकलने से समुद्र सूख जाता है। और मेरे ठीक है 77,000 बूथ है, 77,000 बूथ में मेरे 7,70,000 मेरे नेता। और इसकी वजह क्या मानते हैं संजय जी? आप अगर इतनी शांति थी तो इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या वजह थी इतने सालों से जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे अचानक से विधानसभा चुनाव आने से पहले आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं? जो जाने ये चिल्लर जाते रहता है, उसको कुछ तो वजह होगी। आप पर आरोप भी तो लगे कि आप लोग सही ढंग से कामकाज नहीं करने देते उन्हें। एक चीज 9 साल 10 साल हम लोग के साथ क्यों रहा, उस पर उसको अच्छा काम नहीं लग रहा था। अभी क्रीम खाने के बाद में जनता का जो मालूम पड़ गया इसको टिकट नहीं मिलेंगे, जब भाग रहा है तो उसके लिए भाग रहा है ना। सारे 9 साल में उसको अच्छा नहीं लगा था, अभी सारे 9 साल पहले अच्छा नहीं, अभी अच्छा लगना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक एक करके बात करिएगा। अगर आप दोनों आपस में बातचीत करे थे तो ना मुझे समझ आएगा और तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे कि आप में से कौन बात कर रहा है। आप एक एक करके बात रखिएगा, ठीक है संजय जी? मैंने आपकी बात सुन ली। नहीं, शुभेंदु अधिकारी मुकुल राय को इसने चोर बोला। आपने कह दिया ना सर, हर बात का एक निचोड़ निकल कर आ गया। संजय जी आपने कह दिया कि समुद्र में से 1-2 लोटा अगर पानी चला जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपकी बात सुन ली, क्लियर हो गया। अब उस बात पर तो आप जवाब दे ही नहीं रहे कि वो क्यों छोड़ कर गए, वो लोटा क्यों आपसे अलग हुआ, इस बात का तो जवाब आप दे ही नहीं रहे। ठीक है नेहा जी आप अपनी बात रखिए, संजीव जी आपके पास आती हूँ फिर। ठीक है संजय जी, संजय जी और भी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों से अगर मैं बात करती रहूंगी तो पैनल पर जो और लोग हैं वो किस लिए बैठा रखे हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। अरे भाई साहब सीडी बंद कर दीजिए, सुन लीजिए। संजय जी अगर आप इसी तरीके से बोलते रहेंगे तो मजबूरन मुझे आपकी आवाज फिर नीचे करानी पड़ेगी। जी ठीक है शालिनी जी आप अपना आखिरी कमेंट दीजिए। जी इन्होंने बहुत अपने मुंह से ही बोल दिया कि समुद्र से लोटा निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि हिंसा की राजनीति से वो लोग दुखी आ चुके थे, इतने दुखी आ चुके थे कि उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश करी ममता बनर्जी को कि आप बंगाल के लोग हिंसा नहीं चाहते, लेकिन ममता जी ने एक उनके कान पे जूं तक नहीं रहेगी क्योंकि वो ममता नहीं है, वो हिंसा बनर्जी है। उन्होंने कहा मैं तो यही करूंगी, तुमने रहना है पार्टी में, शालिनी जी निकलना है निकल जाओ। और ठीक है संजीव जी आखिरी कमेंट दीजिए। ठीक है शालिनी जी, ठीक है संजीव जी आखिरी कमेंट। आला बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने इनका दामन छोड़। जी जी संजीव जी बोलिए। इसको चुप कराइए थोड़ा, इनको जी सब चुप है सर, आप अपनी बात रखिएगा, सब चुप है। हम बात रखेंगे, उसको चुप कराइए। संजय जी आपके
संजीव जी मैं आखिरी कमेंट आपसे ले रही हूँ। मैं संजय जी आपके पास आऊंगी, इतना वक्त नहीं है वरना और भी बातचीत करती है आपसे। ठीक है संजीव जी आप अपनी बात रखिए। मैंने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बंगाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन क्या इतना चिंताजनक है कि उनकी सत्ता चली जाएगी? मुझे लगता है कि जो 200 से ऊपर पार करने की बात हो रही है, निश्चित रूप से जो 3% का जो आंकड़ा है जिसको पार कर लेने की, बराबर कर लेने की बात है, कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को। लगता है कि नहीं, हम भी यदि 40 से 45 हो जाएंगे तो हमारी बढ़त आगे हो जाएगी। तो ये 3 से 5% की जो लड़ाई है, कोशिश यही है कि इस पर कब्जा किया जाए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, चलिए आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किसकी बनेगी तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल जो पश्चिम बंगाल की स्थितियां नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वाकई ही भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करती हुई नजर आ रही है, रोड शो कर रही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार ये मन बना चुकी है कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता का किला ढहा के इस बार अपनी सरकार बनती हुई वहां पर नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।